students, welcome back to our YouTube channel Biofusion X. I am your educator Neha, and today we are going to discussing about the components of blood and their functions. In last class we will talk about the RBC and plasma, and today class we are going to discussing about the WBCs and platelets. So without wasting our time, let's start the class. क्लास स्टार्ट करने से पहले इस पर वीडियो बना चुकी हूँ मैं, तो वो आप प्लीज़ जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में हमने बेसिकली फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हमें देखना है क्या, प्लेटलेट्स के बारे में। पहले हम प्लेटलेट्स करेंगे और इसके बाद हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्लेटलेट्स। देखो, जो बेसिकली प्लेटलेट्स होते हैं हमारी बॉडी में, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये हम सेलुलर फ्रैगमेंट्स होते हैं किसके, मेगा कैरियोसाइट्स के। तो अभी मेगा कैरियोसाइट्स पे स्विच करने से पहले आप याद रखिएगा कि प्लेटलेट्स को दूसरे नाम से हम जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अगर मैं बात करूँ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स की, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। जस्ट लाइक आरबीसी की फॉर्मेशन, ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स की, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। तो इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ना बेसिकली ट्रू सेल्स नहीं होते, दे आर नॉट ट्रू सेल्स, ये ट्रू सेल्स नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या होते हैं, ये सेलुलर फ्रैगमेंट्स होते हैं किसके, सेलुलर फ्रैगमेंट्स होते हैं मेगा कैरियोप्लास्ट्स के। अभी हम देखेंगे कि मेगा कैरियोप्लास्ट क्या होता है। तो दे आर दी सेलुलर फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोब्लास्ट, या आप कह सकते हो मेगा कैरियोसाइट्स, नॉट ब्लास्ट, मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, अब देखो ये मेगा कैरियोसाइट्स बेसिकली क्या होता है। सपोज करो हमारे बॉडी में ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है, बोन मैरो में। तो ये क्या है, ये हमारा बोन मैरो है, राइट, दिस इज बोन मैरो। अब बोन मैरो में क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। तो उन्हीं में क्या होता है, कुछ ना बेसिकली स्टेम सेल्स होते हैं। ये क्या है, ये मैं बाहर यहाँ पे लिख रही हूँ। बेसिकली क्या है, ये स्टेम सेल्स हैं। और कैसे स्टेम सेल्स है, ये हैंगे बेसिकली प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स। क्या है, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल। अब देखो, जो प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं ना, इन स्टेम सेल्स की खासियत होती है कि ये हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट बना सकते हैं। स्टेम सेल्स की ये तो खासियत है कि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट बना सकते हैं। तो ये प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स आगे चल के क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। और जब ये प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो डिफ्रेंशिएट होने के बाद ये क्या बनाते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल्स बनाएंगे। कौन से, माइलॉइड स्टेम सेल्स बनाते हैं। ये जो माइलॉइड स्टेम सेल्स है, ये फर्दर डिफरेंशिएट होकर क्या बनाते हैं हमारे स्टूडेंट्स, मेगा कैरियोब्लास्ट बनाते हैं, मेगा कैरियोब्लास्ट। और ये जो मेगा कैरियोब्लास्ट है, यही आगे चल के क्या बनाएगा, मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स। और इसी मेगा कैरियोसाइट से क्या होते हैं, इसी मेगा कैरियोसाइट से आगे चल के हमारी बॉडी में बनते हैं प्लेटलेट्स। दैट्स व्हाई वी कॉल इट दिस, दे आर द सेलुलर फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, अब देखो ये जो प्लेटलेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है, मेगा कैरियोसाइट्स। जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं। तो इन्हीं का क्या हो जाता है, इन्हीं कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में आपस में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और बढ़ने के बाद ये क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स बनाते हैं, राइट।
अब जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स में क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो दे डोंट हैव न्यूक्लियस, दे डोंट हैव न्यूक्लियस, याद रखना। न्यूक्लियस और किस में नहीं पाया जाता, आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वैसे उसी तरीके से इनमें भी क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स वर्ड जो है ये हायर वर्टिब्रेट्स के लिए है, जैसे कि जस्ट लाइक अस। पर जो लोअर वर्टिब्रेट्स है उनमें भी तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा ना जिसके थ्रू क्या होता है, वो ब्लड क्लॉट करते होंगे, कभी उनको भी तो चोट लगती होगी। तो जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, उनमें क्या पाया जाता है, उनमें पाया जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। किसमें पाए जाते हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, और ये प्लेटलेट्स से ना एक तरीके से अलग होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इनके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो दे हैव न्यूक्लियस। ठीक है, और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ये बात किसकी थी, ये बात होगी थी हमारी प्लेटलेट्स की। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने आपको आरबीसी का नॉर्मल काउंट बताया था, याद है किसी को, किसी ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है? अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लेना। ठीक है, जो आरबीसी का नॉर्मल काउंट होता है वो कितना होता है, 5.5 to 5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ये यूनिट याद रखना, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड कि में ही इतना होता है, 5 to 5.5 मिलियन। अगर इस नॉर्मल काउंट से ज़्यादा हो जाए या इस नॉर्मल काउंट से कम हो जाए तो दोनों केसेस में हमें क्या हो रही थी, डिजीजेस हो रही थी। जस्ट लाइक डेट प्लेटलेट्स का भी क्या होता है, अपने एक नॉर्मल काउंट होता है। प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट कितना होता है, ये होता है हमारा कह सकते हैं 1.5 to 3.5 लाख, नॉट मिलियन, लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ये चाहे हम आरबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी की बात करें या प्लेटलेट्स की बात करें, तीनों के केसेस में हम किसकी बात करेंगे, मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड की बात करेंगे। और उसी तरीके से जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं उनका क्या नॉर्मल काउंट होता है, डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट होता है, ये होते हैं 5 to 10,000। ठीक है, 5,000 टू आप यहाँ पे 1000 लिख सकते हैं, 5,000 to 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट है। अब देखो, जब प्लेटलेट्स अपने नॉर्मल काउंट से ज़्यादा होगा या अपने नॉर्मल काउंट से कम होगा तो दोनों के दोनों केसेस में हमें क्या होती है, डिजीजेज होती हैं। तो जब प्लेटलेट्स अपने नॉर्मल काउंट से ज़्यादा होता है, यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जब जो प्लेटलेट्स अगर ये अपने नॉर्मल काउंट से ज़्यादा है, ठीक है, तो नंबर अगर इंक्रीज हो गया है और इसका नंबर जो है वो अगर डिक्रीज हो गया है तो दोनों केसेस में क्या होता है, डिजीजेस होते हैं। नंबर इंक्रीज होने पे जो डिजीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और नंबर डिक्रीज होने पे जो डिजीजेस होते हैं उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जस्ट हाँ ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्लेटलेट्स है ये क्या है, बेसिकली हमारे फ्रैगमेंट्स है, किसके, सेलुलर फ्रैगमेंट्स है, और इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ये कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो कि किसमें हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये बेसिकली फंक्शनल इक्विवेलेंट होते हैं किसके, थ्रोम्बोसाइट्स के। और ये थ्रोम्बोसाइट्स हमें कहाँ मिलते हैं, बेसिकली लोअर वर्टिब्रेट्स में मिलते हैं। लोअर वर्टिब्रेट्स में बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये किसकी बात होगी, ये बात करी हमने प्लेटलेट्स की। तो हमने क्या क्या बात करी प्लेटलेट्स के बारे में, कि प्लेटलेट्स हमारे बेसिकली ट्रू सेल्स नहीं होते, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स बेसिकली लोअर वर्टिब्रेट्स में भी पाए जाते हैं जहाँ पे वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और हायर वर्टिब्रेट्स में प्लेटलेट्स पाई जाती है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ट्रू सेल्स नहीं होते, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ये बेसिकली सेलुलर फ्रैगमेंट्स होते हैं किसके, मेगाकैरियोब्लास्ट्स के। और ये मेगाकैरियोब्लास्ट्स क्या होता है, ये मेगाकैरियोब्लास्ट बेसिकली बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं। ठीक है,
और अगर इन प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल काउंट है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 1.5 to 3.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। अगर अपने नॉर्मल काउंट से और अपने ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो दोनों केसेस में हमें क्या हो सकती है, डिजीजेस हो सकती हैं। नॉर्मल काउंट से अगर ज्यादा हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अगर नॉर्मल काउंट से कम हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यहाँ पे थ्रोम्बो, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, BOB आएगा, ठीक है, दोनों में आप देख लीजिएगा। ओके, सो चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, WBC एंड इट्स टाइप। तो देखो WBC क्या होता है, WBC होते हैं बेसिकली हमारे वाइट ब्लड सेल, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। जैसे कि हम RBC की प्रोसेस को क्या कह रहे थे, फॉर्मेशन को इराइथ्रोपोइसिस, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन को हमने क्या कहा था, थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक उसी तरीके से जो WBC की फॉर्मेशन होती है उसकी फॉर्मेशन को भी हम एक नाम देते हैं ल्यूकोपोइसिस। क्या नाम देते हैं, ल्यूकोपोइसिस। तो यहाँ पे ल्यूकोपोइसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ WBC। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, ल्यूकोसाइट, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इनके पास क्या होता है, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। RBC और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होते थे, ठीक है। पर इनके पास कोई भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि हमारे RBC में क्या आता है, RBC में हमारे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था और वहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट था, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब देखो अगर अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली ये दो तरीके के होते हैं, और दो तरीके के किस बेसिस पे होते हैं, ये दो तरीके के इस बेसिस पे होते हैं कि जो इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे। तो यहाँ पे देखो मैं दो तरीके के सेल्स बनाती हूँ, ठीक है। ये क्या है, दो तरीके के आपके सेल्स हैं। इनके सेल्स में ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये भी इनका साइटोप्लाज्म है। अगर WBC में कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनके साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाएगा, जिनके साइटोप्लाज्म में स्टूडेंट्स पाए जाते हैं ग्रैन्यूल्स। ये देखो ये क्या होंगे, ये है ग्रैन्यूल। और दूसरे वाले के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पाए जो तो जाते हैं, बट वो ना आप जब माइक्रोस्कोप में से देखोगे तो वो विजुअल नहीं होते। तो ऐसे सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं और वो माइक्रोस्कोप में देखने में विजुअल है, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, या सॉरी ग्रैन्युलर। और ये कैसे सेल्स है, ये अग्रैनुलर सेल्स है, ठीक है। अब ये देखो ये जो ग्रैनुलर सेल्स है ये भी बेसिकली क्या होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल, ठीक है। और जो अग्रैनुलर होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब देखो ये लिम्फोसाइट्स फर्दर दो तरीके के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बी लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे मैंने सिर्फ LL लिखा है, ये मेरे पीछे आप यहाँ पे मेरी पिक्चर आ रही होगी, पर जब आपको PDF मिल जाएगी तो वहाँ पे देख लेना। तो देखो ये एक बेसिकली स्ट्रक्चर है RBC और WBC का, किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ इस तरीके के दिखते हैं आपको। ये क्या है, ये आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है, और ये बेसिकली नॉर्मल आपके जो लैब में माइक्रोस्कोप पाए जाते हैं तो वहाँ पे जब आप ब्लड स्मीयर्स बनाते हो तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ग्रैनुलर स्टार्ट करने से पहले आप एक बार देख लो कि WBC में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखो WBC में हमने क्या क्या देखा है। सबसे फर्स्ट देखा है कि ये क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स
जिनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इनके पास अदर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती है, पर इनके पास क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये ग्रैनुलर और अग्रैनुलर में डिवाइड हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि इनके बेसिकली इनके कह सकते हो साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है तो उन्हें हम ग्रैनुलर कहेंगे, और ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहते हैं अग्रैनुलर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ये ग्रैनुलोसाइट्स को मैंने भी 3 तरीके के बताया, कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ईओसिनोफिल। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, तो ये तीनों डिफरेंशिएट इस बेसिस पे करे गए हैं कि जो इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, उन ग्रैन्यूल्स का कलर क्या होता है जब इन्हें हम डाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इन्हें क्या करा, अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स डाई दिए, और जिस डाई को वो टेकअप करते हैं और उसके बाद जो इनको कलर मिलता है उसी के बेसिस पे हमने इनको क्या नाम दे दिया है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द कलरेशन ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स, किस बिहाफ पे हमने इसको डिवीजन करा है ग्रैनुलोसाइट्स का, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ग्रैनुलर किस बिहाफ पे डिवाइड है, डिपेंडिंग ऑन द coloration of ग्रैनुलोसाइट्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट अपना न्यूट्रोफिल से। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रोफिल क्या है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो न्यूट्रो और दूसरा फिल। न्यूट्रो का मतलब होता है स्टूडेंट्स न्यूट्रल, और फिल का मतलब होता है लविंग। तो बेसिकली क्या है, ये न्यूट्रल लविंग है। ऐसा क्यों बोला, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो हमारे ग्रैनुलोसाइट्स है, इसके साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं, ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। तो जब हमें ग्रैनुलोसाइट्स को डिफरेंशिएट करना था, क्योंकि 3 तरीके के हैं, न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, अब हमें इन तीनों को डिफरेंशिएट करना है, तो हमने इन्हें क्या करा है, कुछ ना डाइस प्रोवाइड करी थी। क्या करा था, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इन्हें डाई दी थी। यहाँ पे डाई भी क्या थी, 2 तरीके की थी। कौन कौन सी, एक थी एसिडिक डाई और दूसरी थी बेसिक डाई। जो यहाँ पे एसिडिक डाई थी उसका एक नाम है ईओसिन। ठीक है, तो ये न्यूट्रोफिल ने क्या करा था, जब हमने इस न्यूट्रोफिल को भी डाई दी थी, तो दोनों डाई दी थी, तो इसने ना तो एसिडिक डाई ली और ना ही इसने बेसिक डाई ली, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, न्यूट्रोफिल, क्योंकि न्यूट्रल लविंग है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके परसेंटेज की। तो ये हमारे ब्लड में पाया जाता है स्टूडेंट 60 to 65% ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। मीन्स मोस्ट अबेंडेंट WBC है। क्या है ये, मोस्ट अबेंडेंट WBC, इससे ज्यादा WBC पाया नहीं जाता। अब देखो मोस्ट अबेंडेंट होने की वजह से क्या है, सबसे फर्स्ट पहुंचता है इन्फेक्शन की साइट पे। मैं सपोज करो हमें कहीं भी इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उस इन्फेक्शन वाली साइट पे जो सबसे फर्स्ट WBC आएगा वो हमारा क्या होगा, न्यूट्रोफिल ही होगा। तो फर्स्ट अराइव्ड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, सबसे फर्स्ट पहुंचता है इन्फेक्शन के साइट पे। बात करूँ अगर मैं इसके ग्रैन्यूल्स की, किसके साइटोप्लाज्म में कैसे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, तो बेसिकली इसके साइटोप्लाज्म में स्टूडेंट स्मॉलर ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो जितने भी हमारे पास WBC है, इनका न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियस वाला जो यहाँ से क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि इनके कितने लोब्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। तो जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके न्यूक्लियस में 2 to 5 लोब्स पाए जाते हैं। ये पूछ लेता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जितने मर्जी उतने स्टार मार लो। ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, 2 to 5 लोब्स पाए जाते हैं। अब देखो जब न्यूट्रोफिल जो एक तरीके का सेल लिए, तो जैसे जैसे इस सेल की जो एज होती है ना, वो इंक्रीज होती जाती है, तो इसके जो न्यूक्लियस में भी क्या होते हैं, लोब्स ना इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो न्यूक्लियस लोब भी क्या होने लगते हैं, सेल जैसे जैसे इंक्रीज करेगा न्यूक्लियस लोब भी इंक्रीज करेगा। अब न्यूक्लियस लोब इंक्रीज करता है ना, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं PMNS। व्हाट डू यू मीन बाय PMNS? PMNS मीन्स होता है स्टूडेंट्स हमारा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट।
क्या बोला मैंने? पीएमएस मीन्स पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, या इसे आप पॉलीमॉर्फ भी कह सकते हो, या फिर आप इसे पॉलिफ भी कह सकते हो। ठीक है, तो हमने न्यूट्रोफिल में क्या क्या देखा कि ये न्यूट्रल लिविंग होता है। न्यूट्रल लिविंग क्यों? क्योंकि अगर जब हम इसे डाई प्रोवाइड करते हैं एसिडिक और बेसिक, तो ना ये एसिडिक डाई को टेकअप करता है ना ही इसने बेसिक डाई को टेकअप करा। ठीक है, 60 to 65% होता है हमारे ब्लड में। मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी होता है, और मोस्ट अबेंडेंट होने की वजह से सबसे फर्स्ट इन्फेक्शन के साइट पर यही डब्ल्यूबीसी पहुंचता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 to 5 लोब्स होते हैं इसके न्यूक्लियस में, और जैसे जैसे इस न्यूट्रोफिल सेल की जो एज है वो इंक्रीज होती जाएगी, इसके न्यूक्लियस के लोब भी इंक्रीज होते जाते हैं, और न्यूक्लियस लोब इंक्रीज होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि ये क्या शो करता है? पीएमएनएस मींस पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, या पॉलीमॉर्फ भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जो ग्रैन्यूल्स है वो कैसे है? स्मॉलर ग्रैन्यूल्स है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये ना तो एसिडिक डाई को टेकअप करते हैं और ना ही इसने बेसिक डाई को टेकअप करा, इस वजह से हमने क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। न्यूक्लियस में 2 to 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और पीएमएनएस शो करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के इसका दिखाई देता है, जस्ट लाइक दैट। चलो सो अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, अगला डब्ल्यूबीसी, जो कि हमारा क्या है? इओसिनोफिल। अब देखो ये इओसिनोफिल भी क्या है? 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो क्या है? इओसिन, और दूसरा क्या है? फिल मीन्स लविंग। मीन्स ये कैसा है? ये इओसिन लविंग है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो इओसिन है ना, ये इओसिन क्या है? ये एक एसिडिक डाई है। मीन्स हमने इओसिनोफिल को भी क्या करा था? एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके की डाइज दी थी। दोनों तरीके की जब हमने इसे डाई दी तो इसने एसिडिक डाई को टेकअप करा। ठीक है, और एसिडिक डाई को टेकअप करने के बाद इसने क्या करा? इसी को हमने क्या कह दिया कि ये इओसिनोफिल है। बात करूं अगर मैं इसके कह सकते हो ग्रैन्यूल्स की, तो इसके जो ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं लार्ज ग्रैन्यूल्स, जो कि इसका साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अब देखो ये बेसिकली क्या है? इसका जो न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस में 2 लोब्स पाए जाते हैं, और वो 2 क्या होते हैं इसके न्यूक्लियस में? 2 लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली क्या करता है? ये सप्रेस करता है एलर्जी को। इसका फंक्शन याद रखना, ये क्या करता है? सप्रेस करता है एलर्जी को। एलर्जी, थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, आप देख लेना। ठीक है, तो ये इओसिनोफिल के बारे में था। ये 2 पॉइंट इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलर्जी को सप्रेस करने में कौन सा डब्ल्यूबीसी काम आता है और ट्रू लोब न्यूक्लियस किसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इओसिनोफिल का लार्ज और यूनिफॉर्म साइज ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ये स्टेन होते हैं एसिडिक डाई से, तो इनका जो कलर होता है, इनके ग्रैन्यूल्स का कलर वो रेड ऑरेंज कलर का आ जाता है। और बेसोफिल में जो बेसिक डाई होती है उससे जो कलर आ जाता है वो ब्लू आ जाता है। तो यहाँ पे आप साइटोप्लाज्म देख रहे होंगे, इसका जो साइटोप्लाज्म आपको छोटे छोटे ऑरेंज कलर के ग्रैन्यूल्स दिख रहे होंगे, और इस बेसोफिल के साइटोप्लाज्म में बेसिकली आपको ब्लू कलर के ग्रैन्यूल्स दिख रहे होंगे। इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? 2 लोब्स का न्यूक्लियस है, और ये क्या करता है? एलर्जी को सप्रेस करने के काम में आता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? बेसोफिल। अब देखो ये जो बेसोफिल है, बेसोफिल भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो बेसिक और फिल मीन्स लविंग। तो ये क्या है? ये बेसिकली हमारा बेसिक डाई लिविंग है। ठीक है, तो ये कैसा है? बेसिक डाई लिविंग है। राइट, अब देखो ये जो बेसोफिल है ना, बेसोफिल क्या करता है? ये एलर्जी को कॉज करता है। जस्ट अ मिनट, ओके, देखो ये जो बेसोफिल है, बेसोफिल क्या करता है? ये कॉज करता है एलर्जी को। ये बात याद रखना कि क्या करता है? कॉज एलर्जी। बेसोफिल एलर्जी को कॉज करेगा और इओसिनोफिल एलर्जी को सप्रेस करने का काम करता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, और आपसे पूछ भी सकता है ये।
अब देखो यहाँ पे जो इसका कह सकते हो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो राउंड होते हैं और ये वेरिएबल साइज के ग्रैन्यूल्स इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। वेरिएबल साइज के क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो इसका न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस क्या होता है, 2 लूप का होता है, पर ये कैसा होता है, एस शेप न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, एस शेप न्यूक्लियस होता है। और जब ये बेसिक डाई से होता है ना ट्रीट, तो इसमें जो कलर आता है वो आता है पर्पल, और ऊपर वाले में कैसा आ रहा था, ऑरेंज कलर आ रहा था। ठीक है, अब देखो हमने हर किसी का फंक्शन करा, तो इसका भी फंक्शन करेंगे। इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देखो एक तो ये एलर्जी को कॉज करता है। एलर्जी को कॉज करते वक्त ये क्या करते हैं, सिक्रेट हिस्टामिन। एक तो हिस्टामिन को सिक्रेट करेगा, दूसरा ये सिक्रेट करता है हिपैरिन को, और तीसरा ये सिक्रेट करता है क्या, सीरोटोनिन को। अब देखो ये जो हिस्टामिन है, ये हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन बेसिकली एक वैसोडायलेटर है। जो हिपैरिन है वो क्या है स्टूडेंट्स, एंटीकोआगुलेंट है। और जो सीरोटोनिन है वो क्या है, वो एक तरीके का वैसो कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ पे जो वैसोडायलेटर है, एंटीकोआगुलेंट्स और वैसो कंस्ट्रक्टर है, इनका क्या काम होता है, देखो जो वैसोडायलेटर्स होते हैं, ये वैसोडायलेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, वैसोडायलेटर्स हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। डायलेट कर देते हैं मतलब रिलैक्स कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो उसमें जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो वैसोडायलेटर का ये काम होता है। जो वैसो कंस्ट्रक्टर होता है, ये क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, मीन्स आप कह सकते हो उसमें बहुत दबाव डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और एंटीकोआगुलेंट्स जो होते हैं, बेसिकली एंटीकोआगुलेंट्स का काम होता है कि हमारे ब्लड को कोआगुलेशन से बचाने का। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे बेसोफिल का काम है। तो ये हमारे क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारे हो गए, हमने ग्रैनुलोसाइट्स कर लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो राउंड और वेरियल साइज ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, स्टेन ये ब्लू पर्पल करता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, 2 लोब होते हैं, पर वो कैसा होते हैं, एस शेप के होते हैं। ठीक है, चलो अगला है हमारा अग्रैनुलोसाइट्स। देखो अग्रैनुलोसाइट्स है, तो अग्रैनुलोसाइट्स का क्या मतलब है कि इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, पर वो ग्रैन्यूल्स का जो साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि वो हमें ठीक से ना माइक्रोस्कोप में विजुअल नहीं होते। तो इस अग्रैनुलोसाइट्स में बेसिकली 2 तरीके के WBCs पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज द लिम्फोसाइट्स, सेकंड वन इज द मोनोसाइट्स। ठीक है, तो इट ऑल्सो पोजेस साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। द ग्रैन्यूल्स आर नॉट विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। इसके साइटोप्लाज्म में भी ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, बट वो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होते। सो बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड पुअर स्टेनिंग क्वालिटी। ठीक है, तो चलो सबसे फर्स्ट की बात करते हैं ग्रैनुलोसाइट्स में, जो कि हमारा क्या है, लिम्फोसाइट्स। तो देखो लिम्फोसाइट्स का जो बेसिकली न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, इसका न्यूक्लियस होता है राउंड न्यूक्लियस होगा, और ये बहुत ही डार्क स्टेन करता है। तो कैसा होता है, डार्क स्टेन होता है। ठीक है, अब देखो राउंड न्यूक्लियस होने की वजह से तो इसका न्यूक्लियस में ना बहुत ज्यादा होता है। तो अब साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस ने बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लिया है, तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, इसके पेरिफेरी पे पहुंच जाएगा। तो राउंड न्यूक्लियस होने की वजह से इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कहाँ हो जाता है, साइटोप्लाज्म चला जाता है पेरिफेरी पे। तो साइटोप्लाज्म हमारा पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इन लिम्फोसाइट्स को हम कहते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के क्या होते हैं, सैनिक होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, सोल्जर्स
ऑफ द बॉडी। ऐसा क्यों? क्योंकि यही लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन आता है तो उसको मारने का काम यही लिम्फोसाइट्स करते हैं। ठीक है, ये लिम्फोसाइट स्टूडेंट्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा टी लिम्फोसाइट्स और एक होता है बी लिम्फोसाइट्स। तो ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये बेसिकली कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा टी लिम्फोसाइट्स और एक होता है स्टूडेंट्स हमारा बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या करता है? टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली इन्फेक्टेड वायरस को किल करने का काम करता है। तो ये क्या करता है? किल इन्फेक्टेड जो भी वायरस हमें इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है उसको किल करने का काम करता है। बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को फॉर्म करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे लिम्फोसाइट्स के बारे में था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो इसका न्यूक्लियस है लिम्फोसाइट्स का वो क्या है? स्टेन करता है डार्क। ये यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है लिम्फोसाइट्स का। ठीक है, ये देखो आपका जो लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है कितना राउंड है, कितना बड़ा है और सबसे ज्यादा कि बहुत डार्कली स्टेन है, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म इसके पेरिफेरल एरिया पे शिफ्ट हो चुका है। तो राउंड न्यूक्लियस होता है इसका। साइटोप्लाज्म स्टेन स्काई ब्लू, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो स्काई ब्लू तरह से स्टेन कर रहा है। और जो लिम्फोसाइट्स है फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं। ठीक है, किस किस में? टी लिम्फोसाइट्स में और बी लिम्फोसाइट्स में। बाय सेल डायमीटर एज लार्ज लिम्फोसाइट्स और स्मॉल लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट है वो बचता है क्या? मोनोसाइट्स। तो चलिए मोनोसाइट्स को भी देख लेते हैं कि मोनोसाइट्स बेसिकली क्या होते हैं। तो देखो जो हमारे मोनोसाइट्स होते हैं सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो कोई भी आपसे ये पूछे कि सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा है, तो सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है आपके मोनोसाइट्स। ठीक है, ये इसका जो नेचर होता है, ये मोनोसाइट्स का भी नेचर जस्ट लाइक न्यूट्रोफिल्स की तरह ही होता है, मीन्स फैगोसाइटोसिस शो करते हैं। फैगोसाइटिक होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल। ठीक है, तीसरा इसके बारे में इसकी इसका जो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि हम सबके न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स? वो होता है हमारा किडनी शेप का न्यूक्लियस। किडनी शेप का क्या होता है? इसका न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे से हॉर्स शू शेप का न्यूक्लियस भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आप किडनी शेप बोलो या फिर हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस, याद रखना। और इसका ये न्यूक्लियस बहुत पूछा जाता है कि हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस किसका होता है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये था मोनोसाइट्स के बारे में। अब देखो जैसे कि हमने प्लेटलेट्स के केस में भी डिसऑर्डर्स देखे थे, आरबीसी के केस में भी डिसऑर्डर्स देखे थे, ठीक उसी तरीके से हम डब्ल्यूबीसी के केस में भी डिसऑर्डर्स देखेंगे। कि देखो इसका जो नॉर्मल काउंट होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है, 5000 to 10,000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इसका नॉर्मल काउंट होता है। अब सपोज करो कि ये अपने नॉर्मल काउंट से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो अगर अपने नॉर्मल काउंट से ज़्यादा हो जाएगा तो इस केस में जो ऐसे डिजीज होती हैं ल्यूकोसाइटोसिस हम कहते हैं। ठीक है, और अगर ये अपने नॉर्मल काउंट से कम हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोपीनिया। ल्यूकोसाइटोपीनिया। तो अपने नॉर्मल काउंट से ज्यादा होने पे भी डिजीज होती है और अपने नॉर्मल काउंट से कम होने पे भी डिजीज होती है। ठीक है, अब देखो एक वर्ड आता है लुकीमिया। तो ये जो लुकीमिया वर्ड है ना, ये लुकीमिया वर्ड बेसिकली हम किसके लिए यूज करते हैं? ब्लड कैंसर के लिए। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी बेसिकली डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो ल्यूकोसाइटोसिस और लुकीमिया दोनों अलग अलग चीज है, आप इसे एक साथ कोरिलेट मत करना। ठीक है, तो देखो मोनोसाइट्स के बारे में भी क्या क्या हमने बात कर ली कि जो मोनोसाइट होते हैं इसका किडनी शेप जैसा या हॉर्सशू शेप जैसा न्यूक्लियस होता है, इसका साइटोप्लाज्म ब्लू ग्रे होता है और ये फॉर्म या अपीयरेंस देता है जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे देखो इसका जो न्यूक्लियस कैसा है, ये हॉर्सशू शेप जैसा इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, साइटोप्लाज्म कलर एंड अपीयरेंस आर ड्यू टू वेरी फाइन एज़्यूलोफिलिक ग्रैन्यूल्स व्हिच आर लाइसोसोम। ओके, सो
यहाँ पे हमने अपने WBC की भी बात कर ली है और अपने प्लाज्मा की भी बात कर ली, RBC की भी बात कर ली और प्लेटलेट्स की भी बात कर ली है। तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट ऑफ ब्लड टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपकमिंग सारी वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बी हैप्पी, बी सेफ।